नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का छठा अध्याय था ग्रामीण समाज में परिवर्तन के उपकरण का तीसरा भाग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका तीसरा टॉपिक था राजनीतिक दल। प्रत्येक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपरिहार्य है, क्योंकि राजनीतिक दल यानी कि एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। क्योंकि राजनीतिक दल जो है विचारों, अभिमतों, पद्धतियों के वाहक है। यानी कि राजनीतिक दल जो है लोगों के विचारों, अभिमतों यानी कि उनके मतों के अनुसार व पद्धतियों के वाहक हैं, यानी कि इनके आधार पर चलते हैं। समाज, सरकार, मतदाता व जनप्रतिनिधियों के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। यानी कि समाज के अंदर राजनीतिक दल जो है समाज, सरकार, मतदाता व जनप्रतिनिधियों के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं, यानी कि उनसे जुड़े हुए रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के उपकरण है, और राजनीतिक दल जो है वो क्या है, सामाजिक परिवर्तन के उपकरण होते हैं, यानी कि इनके द्वारा समाज के अंदर परिवर्तन किया जाता है। फिर आता है राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं, यानी कि उस संगठन के समुदाय को कहते हैं जिनके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं। यानी कि उस दल में रहने वाले व्यक्ति जो हैं, उस समस्त सदस्य जो है उनके राजनीतिक विचार उनके एक होते हैं, और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो ये राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि शासन को अपने हाथ में रखते हुए उस शासन को चलाने का कार्य करते हैं। फिर राजनीतिक दल की विशेषताएं। एक राजनीतिक दल की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। औपचारिक सदस्यता वाले लोगों की एक संगठित संस्था, यानी कि जो इस किसी भी राजनीतिक दल में हो वो औपचारिक रूप से उन सदस्यों के लोगों के साथ में रह करके एक संस्था का निर्माण करते हैं। स्पष्ट नीतियाँ तथा कार्यक्रम, यानी कि राजनीतिक दल की क्या विशेषता होती है, स्पष्ट नीतियाँ तथा उनके कार्यक्रम होते हैं। इनके सदस्यों का इनकी नीतियों से सहमति होती है, यानी कि वो उनके नियमों से जुड़े हुए होते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य, यानी कि इनका लक्ष्य क्या होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से यानी कि लोगों के मतों के द्वारा सत्ता को प्राप्त करना। स्पष्ट तथा स्वीकार्य नेतृत्व, यानी कि इनका जो कार्य प्रणाली है वो स्पष्ट और स्वीकार्य, यानी कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा स्वीकृत उनके कार्य होते हैं। विस्तृत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बड़े बड़े मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करना। राष्ट्रहित व राष्ट्र गौरव की अभिवृद्धि की चेष्टा करना। फिर है राजनीतिक दलों के गठन या उत्पत्ति के आधार, यानी कि इनका गठन किन आधारों पर होता है। राजनीतिक दलों के उत्पत्ति के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार, यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार है। जैसे मनोवैज्ञानिक आधार में क्या होता है, प्रतिक्रियावाद, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल के जो व्यक्ति है वो किसी के सामने वालों के साथ प्रतिक्रियावाद, अनुदारवाद, उदारवाद तथा उग्रवाद, यानी कि इन तीन आधारों पर, मनोवैज्ञानिक आधार में तीन कारण मुख्य हैं, इनके आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। फिर है वातावरण के प्रभाव का आधार, यानी कि जैसा वातावरण होता है उसके आधार पर व्यक्ति राजनीतिक दलों का गठन करते हैं। फिर आता है धार्मिक आधार, आर्थिक आधार, नेतृत्व का आधार, विचारधारा का आधार, क्षेत्रीयता का आधार, भाषाई आधार। अब आगे बढ़ते हैं राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना, शासन का संचालन करना, शासन की आलोचना करना, चुनावों का संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना और शासन और जनता के मध्यस्थ का कार्य करना, यानी कि दोनों को जोड़ करके रखना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य करवाना। फिर आगे है भारत में राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव। भारत में राजनीतिक दलों के सामाजिक आधारों ने भारतीय लोकतंत्र को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। पहला है आर्थिक आधार पर, यानी कि आर्थिक आधार पर किस प्रकार से राजनीतिक दलों ने प्रभावित किया है। लोकतंत्र को धनी वर्गों की कठपुतली बनने से रोका, लेकिन इसने वर्गीय द्वेष, तनाव व संघर्ष को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता में समक्ष चुनौती भी पैदा की है। यानी कि इसने धनी वर्ग जो है उनके बीच में और गरीब वर्ग जो है
इनके बीच में देश तनाव संघर्ष को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता के समक्ष चुनौती भी पैदा इन्होंने की। फिर जाति आधारित राजनीतिक दलों ने जहाँ राजनीतिक जागरूकता तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि की है, वहीं दूसरी तरफ इसने समाज को जातीय तनाव और जातीय संघर्ष की ओर धकेल कर लोकतंत्र को कमजोर किया है। यानी कि इनके आपसी झगड़ों के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है। धर्म के आधार पर गठित राजनीतिक दलों ने जहां धार्मिक संतुलन को बनाए रखने में मदद की, वहीं भारत ने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कमजोर किया है। फिर एक क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर गठित राजनीतिक दलों ने जहां सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा विविधता में एकता तथा लोकतंत्र को मजबूत किया, वहीं देश में भाषावाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार राजनीतिक दलों के सामाजिक आधारों ने भारतीय लोकतंत्र को नकारात्मक एक सकारात्मक दोनों रूपों से इन्होंने प्रभावित किया है। फिर है भारतीय राजनीतिक दलों की समकालीन चुनौतियाँ, यानी कि वर्तमान समय में इनकी क्या चुनौतियाँ। वर्तमान भारत में राजनीतिक दलों की कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कमजोर आंतरिक लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र की स्थिति कमजोर होना, परिवारवाद एवं वंशवाद, फिर है परिवार तथा वंशवाद, फिर है धन का बढ़ता महत्व, यानी कि वर्तमान समय में धन को विशेष महत्व दिया जाता है। अपराधीकरण, राजनीतिक दलों के बीच वैकल्पिकहीनता की स्थिति। फिर है भारतीय राजनीतिक दलों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव, यानी कि इन दलों की समस्याओं को किस प्रकार सुधारा जा सके। पहला है आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु कानून का निर्माण किया जाए। फिर चुनाव में होने वाले धन की एक निश्चित सीमा बने, यानी कि एक वर्ग जो है अत्यधिक धन खर्च करता है, दूसरा जो उस अपने चुनाव में कम धन खर्चा करके लोगों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। फिर राजनीति के अपराधीकरण को रोकने हेतु कठोर कानून बने। महिलाओं का एक निश्चित अनुपात में टिकट दिए जाए, रिकॉल के अधिकार को मान्यता दी जाए, सुधारवादी लोगों को राजनीतिक दलों में शामिल किया जाए, यानी कि जो समाज के अंदर सुधार करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को राजनीतिक दलों में शामिल किया जाए। फिर आगे है दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन में दबाव समूह का एक विशिष्ट महत्व होता है, यानी कि समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ऐसे दबाव समूह का एक विशेष महत्व होता है। राजनीतिक क्रियाशीलता एवं सामाजिक नीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए इनका महत्व बड़ा है, यानी कि सार्वजनिक नीतियों के लिए, यानी कि सार्वजनिक सभी लोगों के हितों के कार्यों के लिए इनका महत्व बड़ा है। आगे है दबाव समूह का अर्थ एवं परिभाषा। दबाव समूह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। दबाव व हित समूह पूरी तरह से संगठित समूह होते हैं जिनके सार्वजनिक व सामाजिक हित होते हैं तथा ये सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रिया को बाहरी दबाव डालकर प्रभावित करते हैं। ये अनेक तकनीकों के माध्यम से सरकार पर दबाव डालते हैं, इसी कारण इन्हें दबाव समूह कहा जाता है, यानी कि अनेक तरीकों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह का महत्व। दबाव समूह के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है जनतांत्रिक प्रक्रिया, यानी कि जनता की जो कार्य प्रणाली है उसकी अभिव्यक्ति के रूप में दबाव समूह। शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठन के रूप में, शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में, सरकार की निरंकुशता को सीमित करना, समाज और शासन में संतुलन स्थापित करने के रूप में, व्यक्ति व सरकार के मध्य में संचार का साधन, यानी कि एक दूसरे के सूचनाओं को, एक दूसरे की स्थिति परिस्थिति को बीच में समझाने का, संचार का साधन का काम करते हैं या सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं। दबाव समूह का वर्गीकरण। दबाव समूह को इनके उद्देश्यों और लक्ष्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यावसायिक दबाव समूह, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह, तीसरा है संस्थागत दबाव समूह, चौथा है तदर्थ दबाव समूह। फिर है दबाव समूह की भूमिका, यानी कि समाज के अंदर दबाव समूह की क्या भूमिका होती है। जनता एवं राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, संचार के एक साधन के रूप में होते हैं, सामाजिक आर्थिक मुद्दों के प्रति राजनीतिक रूप से जनता को शिक्षित करने के रूप में। फिर आगे नेतृत्व का निर्माण करने में, एकता व अखंडता को स्थापना के रूप में इनकी भूमिका है। भारतीय दबाव समूह की विशेषता, यानी कि इन दबाव समूह की क्या विशेषता होती है। भारत में परंपरावादी दबाव समूह निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। समुदायात्मक दबाव समूह पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होता है।
केंद्र और राज्य में जब सत्ता शक्तिशाली होती है तब दबाव समूह कमजोर होते हैं। संघ के भारतीय राज्य भी दबाव समूह की भूमिका में होते हैं। विदेशी लॉबी भी दबाव समूह की भूमिका में समुदायात्मक और प्रदर्शनकारी दबाव समूह जन आंदोलन, हड़ताल, अहिंसा, सत्याग्रह के साधनों का प्रयोग करते हैं। भारत में दबाव समूह मुख्यतः प्रशासकों को ही प्रभावित करते हैं, नीति निर्माताओं को नहीं। भारत में दबाव समूह नीति निर्माताओं को झुकाकर अपने हित